जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे MHD 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। विषय वस्तु क्या है उसका विवेचन करना था, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध वीरगाथात्मक महाकाव्य है, जो चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन, शौर्य और प्रेम की कथा को प्रस्तुत करता है। जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है, जिनमें भारत के महान राजा हुए जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उन्हीं के शौर्य के, उनके जीवन की, उनकी प्रेम की कथा को प्रस्तुत किया गया है। यह रचना पृथ्वीराज के बेतापूर्ण कारनामों और मोहम्मद गोरी के साथ उनके संघर्ष का महिमा मंडन करती है। ये जो रचना जो है वो मोहम्मद गोरी से संबंधित है, जो कि उनके दोनों पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के संघर्ष का बखान करती है। काव्य की विषय वस्तु में उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, राजनीतिक संघर्ष और प्रेम कहानी और उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो काव्य का जो आरंभ है वो पृथ्वीराज के बचपन से होता है और उनकी शिक्षा दीक्षा और राज्य आरोहण से होता है। ठीक है, इसमें उन्हें एक आदर्श क्षत्रिय योद्धा और महान राजा के रूप में चित्रित किया गया है पृथ्वीराज रासो में, जो अपने राज्य और धर्म के रक्षा के लिए हर संघर्ष का सामना करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज की जो वीरता और उनकी प्रजा के प्रति समर्पण को काव्य में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो पृथ्वीराज थे उनके बचपन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। यहाँ पे राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे। इन सारी चीज़ों को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से सजाया गया है, इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज रासो में सबसे प्रमुख वर्णन पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के संघर्ष का है। इसमें प्रमुख जो देखने को मिलता है वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के जो संघर्ष होते हैं, जो युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, उसी का जिक्र है। इसमें तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि 1191 और 1192 मतलब 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पे पृथ्वीराज हार गए थे और पहले वाले में पृथ्वीराज जीत चुके थे। ठीक है, तो बताया गया कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज गोरी को पराजित कर देते हैं। पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज को हारना पड़ता है और मोहम्मद गोरी के बंदी बनाए जाने के बाद भी पृथ्वीराज अपने सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हैं। जब मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बना देता है या फिर जब उन्हें मतलब बंदी बनाता है, तो वे अपने मान और सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखते हैं। बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मार देता है। काव्य में पृथ्वीराज की अंतःशक्ति और वीरता को विशेष रूप से उभारा गया है। मतलब जो वीरता है उसको तो उभारा ही गया है, और काव्य की जो अंतःशक्ति, जो भीतरी जो शक्ति है उसको भी दिखाया गया है, जहाँ वे अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं। वहाँ पर पृथ्वीराज अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं। और बताया गया है कि इस महाकाव्य का दूसरा प्रमुख भाग पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कथा है। इसमें प्रेम कथा भी का भी वर्णन है। संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान जो है उनका प्रेम संबंधित है। तो संयोगिता का स्वयंवर और पृथ्वीराज द्वारा उनका अपहरण कर विवाह करना काव्य के श्रृंगार रस से परिपूर्ण अंश है। मतलब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें पृथ्वीराज आए और उसका अपहरण करके उसे ले गए। यह प्रेम कथा पृथ्वीराज के व्यक्तित्व का कोमल और मानवीय पक्ष उजागर करती है। संयोगिता के प्रति उनका प्रेम और समर्पण उनकी संवेदनशीलता और भावुकता को भी दर्शाता है। संयोगिता के प्रति उनका जो प्रेम था, उनकी जो समर्पण भावना थी, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो केवल वीरता और प्रेम की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें उस समय की समाज, संस्कृति और राजनीति का भी सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसमें हिंदू धर्म, क्षत्रिय धर्म और राजपूत परंपराओं की महत्ता को भी दर्शाया गया है। तो बात हमारे राजा महाराजाओं की, तो इसमें राजपूतों की तो बात आने वाली है। तो कवि ने पृथ्वीराज को न केवल एक योद्धा बल्कि धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में भी प्रस्तुत किया है, कि उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। काव्य में वीर रस की प्रधानता तो है ही, लेकिन श्रृंगार और करुण रस का भी प्रभावी उपयोग किया गया है। चंद्र बरदाई ने अपनी काव्य शैली में अनुप्रास, उपमा, अन्य अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। चंद्र बरदाई ने, जब वे पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, उसमें जो इन सारी चीज़ों के उपयोग करने के बाद इसे साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट बनाते हैं।
हालांकि पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक तथ्यों और कवि की कल्पना का अद्भुत मेल है। ऐतिहासिक तथ्य तो है, लेकिन साथ में कवि की कल्पना का भी मेल हमें देखने को मिलता है चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में, जिसके कारण इसे ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पूर्णतः प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। अगर ऐतिहासिक दस्तावेज की बात की जाए तो उसके रूप में इसे पृथ्वीराज रासो को पूर्ण प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्ता अद्वितीय है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी 2-3 वीडियो हम लोगों ने इसी चैनल के प्ले लिस्ट में MHD1 की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे अपलोडेड है। अगर आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ताकि या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल पृथ्वीराज चौहान के वीरता और प्रेम को जीवंत करता है, बल्कि राजपूत की जो संस्कृति है उसको भी जीवंत करता है। शौर्य और मध्यकालीन भारतीय समाज के जो विभिन्न पक्षों को भी उजागर करता है। यह रचना जो है वो हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल की अमूल्य धरोहर है, भारतीय वीरता और सम्मान का प्रतीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे शॉर्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिले, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर आज हम लोगों का कल वाला क्वेश्चन मिला था एग्जाम में, तो उन लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक तो मैंने दिया ही था। अभी फिर से कहता हूँ कि आज भी MHD1 का प्रिपरेशन करिए, हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो थैंक यू आप लोगों को जो आप लोगों ने कमेंट किया हमें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।